ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता हो, आराम से बैठिए। देखिए पहले चैप्टर का नाम आपको क्या है, जैव प्राकृत में। जीव प्राकृत, जीव प्राकृत क्या है? जैसे जीव प्राकृत, जैसे आपसे पूछा जाए जीव प्राकृत क्या है, तो आप लोग यही जानते हैं कि कोई भी सजीवों में कोई भी क्रिया जो होती है वो क्या होती है, एक स्टेप के बाद होती है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले आप मुंह में उसे करेंगे इनहेलिंग, फिर उसके बाद आपका च्यूइंग करेंगे, च्यूइंग करने के बाद आप उसे निगलेंगे, आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर आप उसे क्या करेंगे, मल द्वारा निकाल देंगे। तो क्या है जीव प्राकृत, क्या है, एक स्टेप के मतलब आपकी जो जीवन की क्रियाएं हैं अनुसरण करके, मतलब एक के बाद एक क्रिया चलती रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, जीव प्राकृत कहते हैं। अब देखिए आपको लिखा दिए गए, जैसे आप ये समझिए कि जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर जो है वो किस प्रकार काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे मशीन क्या है, जैसे मशीन यही है ना कि जैसे मान लीजिए फैन है, फैन तभी चलेगा जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह कराएंगे। तो जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर भी क्या करता है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप पे वर्क करता है ना। देखिए जीव प्राकृत, आप इसमें लिखेंगे हमने आपसे बताया
जैसे जीव पराक्रम आपको पूछा जाए जीव पराक्रम क्या है, तो आपको कुछ नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं कि सजीवों में होने वाली क्रियाएं, सजीवों में होने वाली क्रियाएं एक स्टेप के बाद या किसी क्रिया को करने से पहले क्या करते हैं, उस प्रोसेस को अनुसरण करते हैं ना। जैसे आपके सामने भोजन रखा गया है, आप मुंह में उसे ले लिए तो खा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पच गया, पचा नहीं ना। तो जैसे मुंह में क्या बचेगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बचेगा, फिर उसके बाद अलग अलग जगह अलग अलग चीजें का क्या होता है, डिजाइलेशन होता है, पचना होता है। तो आपको जीव पराक्रम पूछा जाए और अधिकतर आपके बोर्ड में पूछा जाता है जीव पराक्रम किसे कहते हैं। तो जीव पराक्रम में कुछ स्टेप होते हैं, जैसे वे सभी पराक्रम क्या है, जैसे जो भी क्रिया आप कर रहे हैं संपूर्ण रूप से वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से मतलब कि ऐसा नहीं कि जैसे आप खाना चबा रहे तो आपका दांत साथ नहीं देगा, दांत नहीं रहेगा तो आपके पास मसूड़ा है तो उससे आप चबाएंगे ना। तो वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव पराक्रम कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपको बताए थे जीव पराक्रम में 3-4 चीजें मुख्य होती हैं। जैसे आपको बताया गया है नंबर 1 आपको बताया गया पाचन, नंबर 2 आपको बताया गया है श्वसन, नंबर 3 आपको बताया गया उत्सर्जन, नंबर 4 आपको बताया गया परिवहन, नंबर 4 आपको बताया गया है परिवहन, नंबर 5 आपको बताया गया है जनन। तो आप भी कह सकते हैं और भी क्या होते हैं, क्रियाएं होती हैं, परिवहन, संचरण, ये सब क्या होते हैं आदि। बट आपके 10th वाली बुक में इतना ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे पाचन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान कराते हैं ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे सोचिए यार कि आपने कोई चीज खाया तो आप क्यों खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि आपको क्या मिले, एनर्जी मिले। आप अधिकतर देखे होंगे कि आप रिश्तेदार के घर जाएंगे, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले वो क्या देते हैं, मीठा देते हैं। और आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या आपकी कोशिका क्या लेती है, ग्लूकोज के फॉर्म में चीजों को लेती है, ग्लूकोज मतलब मीठा के फॉर्म में। तो आपको मालूम है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर को क्या मिले, ऊर्जा मिले, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब श्वसन कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। अब देखो जब श्वसन, अब मान लो भोजन वहां पहुंच गया या ऊर्जा पहुंच गया, ऊर्जा जलाने का काम कौन करेगा। जैसे आपकी कोशिका में मान लो एनर्जी चला गया, ईंधन चला गया, ईंधन में आग भी तो लगना चाहिए। तो ईंधन में आग कैसे लगेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे गांव में या घर पे चूल्हा होता है ना, तो चूल्हे में अभी आप ढेर सारी लकड़ी भर दीजिए और आग लगाइए, नहीं लगेगा। बट उसमें थोड़ा स्पेस दिया जाता है कि उसमें हवा क्या हो,
प्रवाह हो तो उसमें क्या हो, आग लगाई जा सके। तो हमेशा श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और श्वसन क्यों जरूरी है, श्वसन इसलिए जरूरी है, मानव शरीर में या किसी भी जीवधारी में श्वसन इसलिए जरूरी है कि वो क्या करे, एनर्जी को क्या करे, बूस्ट करे, जलाने का काम करे। हैं, जैसे आपने एनर्जी बना लिया, अब एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे तो फिर वो किसी फॉर्म में मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। जब आप उस ऊर्जा को, जैसे आपने ऊर्जा बनाया तो ऊर्जा को खर्च ही नहीं किया तो क्या है, आप स्टोर ऊर्जा उसे कर लेंगे। तो जैसे, और विदाउट ऑक्सीजन के आप एनर्जी जला ही नहीं सकते। आप सोचिए कि आपकी कोशिका में, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, कोशिका है। ये आपकी क्या है, कोशिका है। अब कोशिका में मान लीजिए आपने ग्लूकोज को क्या कर लिया, ग्लूकोज दे दिया। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। आपकी कोशिका में क्या है, ऑलरेडी आपने पाचन प्रक्रिया द्वारा क्या कर लिया, ग्लूकोज को ले लिया। अब ग्लूकोज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे आपने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किया, तो इसमें क्या होगी, आग लगेगी। वो आग लगेगी तो वो आग किस प्रकार से ऊर्जा देगी, एटीपी। एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आप खुद सोचिए कि फास्फेट मतलब होता है फास्फोरस। और आपके डीएनए की स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, आप अपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सबसे मेन रोल निभाता है फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजनस बेस भी होता है। तो और हर कोशिका के पास क्या होता है, अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल को ही हम क्या करेंगे, रीजनरेट करते रहते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल में ही तो आप ऊर्जा भेजते हैं और आप चलने फिरने में ऊर्जा भी करते हैं। तो एटीपी में हमेशा, फिर यही एटीपी किसमें कन्वर्ट होगा, एनएडीपी में, एनएडीपी। एनएडीपी क्या है, एनएडीपी। तो आप इसे जब पढ़ेंगे, पर इतना जानिए कि श्वसन क्यों जरूरी है। श्वसन हमें ऐसा नहीं कि आप ये खुद सोचिए कि आपने सांस लिया, जैसे आपने कहा कि हम हर सजीव क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, हर सजीव ऑक्सीजन लेता है, पर ऑक्सीजन लेने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना देगा, कुछ सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना दिया। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, जब यहाँ पे देखो कार्बन ऑलरेडी, ग्लूकोज जब आप देखेंगे या कोई भी मीठा फॉर्म आप लेते हैं तो यहाँ ग्लूकोज के पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। और प्लस आप क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, O2 को ना, O2 को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। O2 का मतलब यहाँ पे कितने माइनस चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे देखो कितने माइनस चार्ज होगा, 6 दूनी 12 माइनस चार्ज होगा, क्या होगा, 12 माइनस चार्ज होगा। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने प्लस चार्ज हैं, बेटा 12 प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन के पास 12 हाइड्रोजन तो 12 प्लस चार्ज है। अब देखो कार्बन के पास कितने प्लस चार्ज है, तो कार्बन के एक कार्बन के पास कितने प्लस चार्ज होता है, 4 प्लस चार्ज होता है। एक कार्बन के पास 4 प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो 4 6 24, तो यानी 24 कितने हैं, 24 इसके पास प्लस चार्ज है। और यहाँ पे 4 है। तो अब देखो, अभी इसे हम लोग ऐसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए C6H12O6 हमने किया प्लस, ऑक्सीजन के साथ इसका क्या किए, क्रिया कराएंगे। जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ इसका क्रिया कराएंगे
तो आपको यहाँ बताएं कि जैसे कार्बन है, कार्बन के पास कितने प्लस चार्ज है? 24 है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के पास 4 प्लस चार्ज होता है और 6 कार्बन के पास कितने हो जाएंगे? 4 गुणे 6 कर देंगे तो 4 6 24 हो गया। तो यानी इसके पास कितने प्लस चार्ज हो गए? 24 प्लस चार्ज हो गया बेटा, 24 प्लस चार्ज हो गया। एक का 6 कार्बन के पास, और यहाँ पे ऑलरेडी 12 हाइड्रोजन है और 12 माइनस चार्ज ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन के पास बेटा क्या होता है? माइनस चार्ज होता है ना। और भी एक ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज है। अरे 2 गुणे 6 करोगे तो कितना होगा? 12 ना, 6 दूनी 12। तो यानी इसके पास कितने माइनस चार्ज हैं? इसके पास 12 माइनस चार्ज हैं। ऑक्सीजन के पास बेटा कितने माइनस चार्ज है? 12 माइनस चार्ज है। एक ऑक्सीजन के पास है। अब देखो ये क्या हो गए? ये तो बैलेंस हो गए ना बेटा, ये क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब देखो जब ये समीकरण आप बनाएंगे ये क्या हो गए? H12O6 H12O6। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया? ऐड किया है, 2 ऑक्सीजन लाए, एक बार भी एक ऑक्सीजन। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन O2 है, O2 एक ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज और 2 ऑक्सीजन के पास कितने माइनस चार्ज होंगे? 4 माइनस चार्ज होंगे। अब ये 4 माइनस चार्ज कहाँ जाएगा बेटा? ये कार्बन के पास कितने प्लस चार्ज हैं? 24 है, 24 है ना कार्बन के पास प्लस चार्ज। तो अब देखो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा CO2। अब कितने बनाएगा? 4 है। और वहां पे देखो तब यहाँ पे क्या है? एक कार्बन के पास 4, तो यहाँ पे क्या हो गया? CO2 बन गया। CO2 बन गया ना। यहाँ पे देखो आपकी कोशिका में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। प्लस देखो क्या बचेगा? C कितना बचेगा? 20। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं C5H12O6। एक देखो ग्लाइकोलिसिस हुआ, एक बार ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ और एक बार क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और आपके शरीर में आप कार्बन कहाँ से बनाते हैं? आप जान गए कि हम कार्बन अपनी कोशिकाओं द्वारा बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम जो भी ईंधन है, ईंधन को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जब भी कोई वस्तु जलेगा या कोई भी ऊर्जा या ईंधन जलेगा तो उसमें से क्या उत्सर्जन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। जैसे आप लकड़ी ही जलाइए तो उससे क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और जब आप अपनी कोशिका में ग्लूकोज को जला रहे हैं, आपकी कोशिका क्या करेगी? ऊर्जा लाने के लिए उसे जलाएगी ना चीजों को। और जब उस ऊर्जा को जलाने के लिए उसे क्या निकलेगी? जब जलेगा तो ऊर्जा निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। वही श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और आपको हम दिखा दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। C6H12O6 से क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपने रखा। तो यहाँ पे देखिए कि हम आपको बताएं कि कार्बन के पास कितने प्लस चार्ज हैं, हाइड्रोजन के पास कितने प्लस चार्ज हैं, ऑक्सीजन के पास कितने माइनस चार्ज हैं। तो जब आप देखो जब रिएक्शन होता है तो प्लस माइनस चार्ज ही देखा जाता है अधिकतर ना। तो देखेंगे तो C5H12O6 से O2 क्या होगा? उत्सर्जन होगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना। अब देखिए श्वसन आपको समझ में आया? ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और देखो किसमें होगा? ये जीवों में होगा। ये वाला श्वसन किसमें होगा? जीवों में होगा। अब यही चीज उल्टा हो जाता है, यही चीज उल्टा हो जाता है। अब जैसे मान लो आपने कहा कि सर पौधा है, जैसे आपने कहा कि सर पौधा है
पौधा के पास भी कोशिका है भाई, पौधे के पास भी कोशिका है, पर पौधा ऑक्सीजन नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो सोचने वाली बात है ना कि जैसे आपने कहा कि चलिए ठीक है कि मानव जो है या जीव जो है वो ऑक्सीजन लेता है अपना भोजन बनाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, यूटिलाइज माने जलाना। जैसे उसने ऑक्सीजन लिया कि अपनी एनर्जी को क्या करे, यूटिलाइज करे, जलाए और उसी ऊर्जा को एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या करे, व्यय करके अपनी कोशिकाओं को संरक्षित करे या डेवलप करे, हैं? तो अब आप कहेंगे कि चलो अच्छा ठीक है, हम बात मान लेते हैं। अब देखिए पौधा है, पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बेटा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तभी तो इसके पास कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन प्रेजेंस है। जैसे पौधा भी तो जो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मान लीजिए आप देखिए पौधा है, पौधा है, इसमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। हम लोग ऑक्सीजन किस द्वारा लेते हैं, अपने नोजल द्वारा लेते हैं, नाक से लेते हैं। नाक से लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अब देखो जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो वो ऐसी नाक रहेगी, उसका ऐसे यहाँ पे ट्रेकिया रहेगा, ट्रेकिया रहेगा, ट्रेकिया से ऐसे ऐसे दो ब्रांच में उसकी क्या हो जाती हैं, सब ट्रेकिया इसे बोला जाता है, दो ब्रांच में से बढ़ जाएगा, ऐसे आपका क्या हो गया, लंग्स हो गया। और लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई है कुपिका कह सकते हैं, कुपिका, कुपिका कह सकते हैं या एलवीआई, एलवीआई कह सकते हैं ना, कुपिका कह सकते हैं या एलवीआई कहते हैं। फेफड़े की सबसे छोटी इकाई कुपिका हिंदी में बोला जाता है, एलवीआई इंग्लिश में बोला जाता है। आपसे कोई पूछ ले मानव शरीर में एलवीआई या कुपिका की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि 10,000 से एक साइड, वन साइड 10,000 से 15,000। आपके मानव शरीर में क्या होता है, एक साइड का दोनों साइड मिला देंगे भैया 20,000 से 30,000 होगा। दो साइड, जैसे आपके फेफड़े कितने साइड, दो साइड है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो आपसे कोई पूछे कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या बेटा, कुपिका है या एलवीआई कह सकते हैं। और आपसे पूछे उसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप घर पे देखे होंगे लोटा, लोटा देखे हो ना, सेम लोटे की आकार की होती है एलवीआई का स्ट्रक्चर। तो देखो और एक साइड कितना है, 10,000 से 15,000 है, दोनों साइड मिलाएंगे 20,000 है। ये आप क्या करें, फेफड़े का पढ़ लिए। अब देखिए हम आपसे कह रहे हैं पौधा है, पौधे की पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, और रंध्र हमेशा जैसे ही लाइट पड़ेगा, जैसे लाइट, अब देखो सुबह में है और लाइट जैसे पड़ा तो ये क्या करेगा, अपने आप को माउथ को ओपन करेगा। अब जैसे ही माउथ ओपन करेगा और इस पे प्रकाश संश्लेषण पड़ रहा है, प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य की रोशनी पड़ी, जैसे इस पत्ती पे सूर्य की रोशनी पड़ी, प्रकाश पड़ा, जैसे इस पत्ती पे क्या हुआ, प्रकाश पड़ा, तो क्या हो गया, ये रंध्र खुल गया। और जैसे ही रंध्र खुलेगा तो आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, 21% क्या है बेटा, 21% आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। 21% कार्बन डाइऑक्साइड है। और देखो जैसे प्रकाश की किरणें पौधों की पत्ती पर पड़ा, ये देखो पौधों में श्वसन बता रहे हैं, श्वसन कब एक्टिवेट होता है, तुम्हारे में तो 24 घंटा होता है, पर पौधों में दिन के समय ज्यादा श्वसन होता है और रात के समय वो क्या करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। आप अधिकतर सुने होंगे कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि रात के समय पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और दिन के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो अधिकतर लोग दिन के समय पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते हैं, या मॉर्निंग वॉक कोई करने जाता है तो दिन के समय जाता है, सुबह में जाता है। तो देखो पौधे कब भोजन कितने टाइम बनाते हैं, जैसे जब एक जो हल्की लाइट है, हल्की प्रकाश किरणें हैं, इस टाइम में क्या करते हैं, जैसे सुबह होगा
तो क्या करते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। जैसे सनलाइट को उसे ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे, अपने आप को तुरंत यहाँ पे क्या करेगा, रंध्र खुल जाएगा। और जैसे ही रंध्र खुला, रंध्र क्या हुआ, ओपन हो गया। अब रंध्र ओपन हो गया तो यहाँ पे आपके 21% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं सॉरी 21% कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है 0%, 5% है, सॉरी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% है। 21% तो ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, गलत हम बोल दिए, इसके लिए सॉरी। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में 0.5% है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तुम्हें बताना चाहिए था, आप गलत बोल दिए, उल्टा बोल रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। जैसे हम उल्टा बोल रहे थे वैल्यू, तो आपको बोल देना चाहिए था सर उल्टा वैल्यू है। 0.5% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.5%। अब देखो कार्बन क्या करेगा, इसके अंदर गया, और जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, एक कार्बन के पास कितने बेटा प्लस चार्ज है, एक कार्बन के पास कितने प्लस चार्ज है, 4 प्लस चार्ज है। और देखो यहाँ पे O2 है, तो यानी एक ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज है ना, यहाँ पे O2 है तो यानी इसके पास कितने माइनस चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन के पास 4 माइनस चार्ज है ना, और कार्बन के पास 4 प्लस चार्ज है। अब ये क्या करेगा, ये टूटेगा। अब देखो बेटा ये टूटा, जब टूटेगा तो कार्बन अलग होगा, तो इस पर पत्ती को क्या देगा, जब प्लस चार्ज देगा है, सुनो, जब पत्ती को एक कार्बन क्या देगा, जैसे ही प्लस चार्ज दिया तो कितने प्लस चार्ज देगा, 4 प्लस चार्ज देगा। और 4 प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, एनर्जी का क्या हो, एनर्जी बन गई ना। अब ये निगेटिव वाला क्या करेगा, निगेटिव वाले को बाहर निकाल देगा, यही O2 क्या होगा, बाहर निकलता चला जाएगा। अब इसकी जब क्रैश साइकिल वगैरह तुम पढ़ोगे, जब देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो उसको पढ़ा जाता है क्रैश साइकिल है। क्रैश साइकिल अभी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट इतना जानिए कि कैसे इसका डिसॉल्वेशन हो रहा है। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। आप बहुत मतलब हल्के में जान लीजिए कि कैसे टूट रहा है। और रंध्र द्वारा क्या होता है, जैसे आप नाक द्वारा सांस लेते हैं, आपके पास ट्रेकिया होता है, फिर उसके बाद ब्रॉन्च सब ट्रेकिया होता है, फिर आपके पास फेफड़ा है, फेफड़े के बाद क्या है, एलवीआई है। एलवीआई की संख्या कितनी, 10,000 से 15,000 है ना एक साइड, और दोनों साइड मिला देंगे 20,000 से 30,000 हो जाएगी ओवरऑल एलवीआई की संख्या। और देखो फेफड़े में हमेशा, आपके फेफड़े में कितना ऑक्सीजन हमेशा रिजर्व रहता है, 5,000 लीटर आपके फेफड़े में क्या होता है, ऑक्सीजन रिजर्व रहता है। तो आपको श्वसन के बारे में जितनी चीजें थी बता दी गई हैं, मोटी मोटी चीजें ना। अब इसके डीपली आपको पढ़ना होगा तो आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए आपको श्वसन हो गया, समझ में आ गया, पौधों में श्वसन और मानव में श्वसन या जीवों में श्वसन। जीवों का श्वसन पूछा जाएगा, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इन प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। देखो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेलिंग इज कॉल्ड, और इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड क्या होता है, रिस्पायरेशन। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। और आप इसे प्लांट में जब बोलेंगे तो प्लांट में आप क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलिंग, इनहेलिंग माने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेलिंग and outer of the oxygen is called respiration, या प्लांट का respiration हो गया। अब देखो हमने आपसे कहा परिवहन, आपको ऑलरेडी ये सब लिखा दिया गया है ना, ये तो रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए आपको हमने कहा परिवहन, आपने कहा कि चलिए अच्छा ठीक है, हमें पाचन समझ में आ गया। पाचन इसलिए हम करते हैं भाई, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें पाचन करना जरूरी है। फिर आपने कहा कि चलो अच्छा हमें समझ में आया कि बिना, जैसे हम श्वसन नहीं करेंगे तो पाचन कर ही के क्या करेंगे। जैसे आप श्वसन क्यों करते हैं, आप जो ऊर्जा बनाए हैं पाचन द्वारा, जो ऊर्जा बनाए उसे जलाने के लिए करते हैं, उसे यूज करने के लिए। तो आपने कहा चलो अच्छा ठीक है, हमने पाचन भी कर लिया, श्वसन भी कर लिया, श्वसन को ऊर्जा जलाने के लिए कर लिया। अब फिर आप कहेंगे कि परिवहन क्या है, परिवहन क्या है। परिवहन देखो बेटा, जैसे आपने ऊर्जा को बना दिया,
अब देखो परिवहन, अब इसी से समझा दे रहे हैं तुम्हें। अब जैसे देखो एक पौधा, एक पेड़ है, एक क्या है, एक क्या है, एक पेड़ है, एक पेड़ है। अब देखो एक पेड़ की क्या है, पत्ती है। ये देखो क्या है, पत्ती है। एक पेड़ है, पेड़ की एक पत्ती है ना। अब पत्ती क्या बनाया, भोजन बनाया। पत्ती जब भोजन बनाएगी बेटा, तो भोजन मान लो यहाँ पे क्या है, कोशिका है। यहाँ पे क्या है, पेड़ में ढेर सारी कोशिकाएं होती है ना। जैसे एक आदमी में या एक मानव में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 30 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन। एक मानव में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 30 ट्रिलियन, ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन होती हैं। तो वैसे भैया पेड़ भी तो बहुत बड़ा चीज है। जब मानव शरीर इतना बड़ा है तो 30 ट्रिलियन से 32 ट्रिलियन है, पेड़ तो बहुत बड़ा है। तो हर कोशिका तक ऊर्जा को पहुंचाने के लिए क्या होगा, परिवहन की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए आपको यहाँ से अपने घर जाना है, तो किसी ना किसी चीज की आवश्यकता हुई होगी आने के लिए। आप साइकिल से आए हैं या गाड़ी से आए या ऑटो से आए, तो वही परिवहन है। या तो अपने पैर से आ रहे हैं तो इसे बोला जाएगा स्वयं का परिवहन। तो देखिए, और ऊर्जा का हमेशा व्यय होगा। तो देखो परिवहन में जैसे कोई पूछे कि पत्तियों से भोजन कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, जैसे पत्ती से भोजन कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, गलत। कोशिकाओं तक कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। फ्लोएम, फा से फूड, आप याद रखिएगा, फा से फूड और फा से फ्लोएम। भोजन का पौधों में ट्रांसपोर्ट कौन करेगा या परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। और जा से जाइलम और जा से जल। जाइलम क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा। ये तो आप समझ गए हैं पौधों में। जाइलम और फ्लोएम मतलब क्या है, पौधों में परिवहन तंत्र है। पर आप मानव शरीर में या जीवधारियों में देखेंगे तो इसमें कौन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। खुद सोचिए, जैसे हमारे पास हृदय है, हृदय है और आपका फेफड़ा है। देखो हृदय और फेफड़ा एक ही जगह एडजस्ट किए गए हैं, ऊपर फेफड़ा है, नीचे हृदय है। और ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आप ये सोचिए, आपका जो हृदय यहाँ पे है, शायद हाथ में लगा दिया गया होता। जैसे आपका जो हृदय यहाँ पे है, पहले देखो फेफड़ा है और फेफड़े में यही देखो फेफड़ा बनाया है ना, ये फेफड़ा बनाया तो यही कैविटी होता है, यही पे क्या होता है, हृदय आपका होता है। फेफड़े के नीचे होता है बेटा, अंदर। कभी आप यहाँ हाथ रखेंगे तो जब धड़कता है महसूस होता है। तो देखो यहाँ देखो, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही है आपका। ट्रांसपोर्ट क्या है, परिवहन यही है। फेफड़ा क्या किया, ऑक्सीजन लिया। अब फेफड़े से दूर रहता, जैसे अब तुम्हें हम बड़ा डायग्राम बना समझा दे रहे हैं परिवहन। देखो मान लो ये आपका क्या है, अब देखो यहीं पे क्या है, आपका हृदय है। यहीं पे क्या है, हृदय है। अभी हम आपसे बताएं कि एलवीआई होता है। एलवीआई में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। एलवीआई का मेन काम होता है छानना। जैसे आपने नाक दौरा, सब गैस लिए, सब गैस लिए, पर फिल्टर कौन करेगा, एलवीआई करेगा। अच्छा तुम ऑक्सीजन हो, तुम खून में जाओ, तुम ऑक्सीजन नहीं, तुम बाहर जाओ। ये कौन करता है, एलवीआई करता है। और एलवीआई की संख्या कितनी होती है आपको बताया है, 10,000 से 15,000 होता है। बेटा एक एलवीआई एक ऑक्सीजन के कण को भेजेगा, तो आप एक बार में कितने कण भेज सकते हैं, 10,000 से 15,000 कण भेज सकते हैं ऑक्सीजन के। तो अब देखो ये क्या है, ये छननी है, समझो। अब यहाँ पे देखो हार्ट है। आप सुने होंगे महाशिरा का नाम, 2 महाशिरा होता है, पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी। शिरा में हमेशा क्या रहता है,
शुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है? और धमनी में पर पल्मोनरी शिरा में उल्टा होता है, उसमें शुद्ध रक्त बहेगा और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा। अब देखो यहीं पे हार्ट है और यहीं पे क्या है, एलवीआई है, ढेर सारे ऐसे क्या किए, एक कनेक्ट किए हैं एक दूसरे से। अब मान लो इसमें से क्या हार्ट क्या करता है, खून का प्रवाह करता है, रुधिर का प्रवाह करता है हार्ट ना। आपके शरीर में रुधिर का प्रवाह कौन करवाता है, हृदय करता है। और देखिए, और फेफड़ा क्या करता है, पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। और दोनों एक साथ नहीं रहते तो क्या ट्रांसपोर्ट सही हो पाता मानव शरीर या किसी जानवरों में, नहीं हो पाता। फिल्टर तो बेटा ये देखो एलवीआई है ना, यहाँ पे बताएं कि आपके फेफड़ों में 10,000 से एक साइड 10,000 से 15,000 है, दोनों साइड मिलाएंगे तो 20,000 हो गए। तो मान लीजिए एक बार में एक ऑक्सीजन जा रहा है, तो यानी एक टाइम में कितने ऑक्सीजन फिल्टर होंगे, 20,000 से 30,000 ऑक्सीजन फिल्टर होंगे ना। और आपके फेफड़े में हमेशा 5,000 ml क्या होता है, और 5,000 ml गैस हमेशा स्टोर रहता है आपके फेफड़े में। कभी कभी सुने होंगे कि फेफड़ा फुला देते हैं, कि फेफड़ा फुलाना क्या होगा, गैस को आप स्टोर कर लीजिए। और स्वस्थ मनुष्य में हमेशा इतना रहता है। आपको देखो परिवहन समझ में आया, परिवहन मतलब वह है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक चीजों को पहुंचाना ही क्या है, परिवहन होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा पौधों में परिवहन सिस्टम कितने हैं, पौधों में परिवहन तंत्र कितना है, 2 प्रकार का परिवहन तंत्र पौधों में होता है। कौन कौन सा होता है, जाइलम, जा से जल। जड़ से पत्तियों तक जल कौन ले जाएगा, तो आप बताएंगे जाइलम ले जाएगा। और पत्तियों से भोजन कोशिकाओं तक, तने तक कौन पहुंचाएगा, तना मतलब क्या होता है, जड़ हो गया ना। पत्तियों से स्टेम यानी रूट तक, यानी पत्तियों से तने तक कौन भोजन पहुंचाएगा, तो फ्लोएम पहुंचाएगा। आप ये चीज लिखना हो तो एक देखो परिवहन, उत्सर्जन आपको अभी नहीं बताएंगे, उत्सर्जन बाद में आएगा ना। परिवहन में देखो जाइलम है, जाइलम है और फ्लोएम है। फ्लोएम देखो, फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, और जाइलम क्या करेगा, जल और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा ना। अब देखो तुमसे कोई पूछ ले कि मानव शरीर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन कौन सा है, या जीवों में ट्रांसपोर्ट का कौन कौन सा सिस्टम है, तो बेटा आप हमेशा याद रखिएगा मानव शरीर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम रुधिर है, रक्त है, रक्त कणिका ये क्या करती हैं, आपके पूरे शरीर में। मान लो यहाँ पे हमें क्या भेजना है, ऑक्सीजन भेजना है कोशिका को, तो वही रुधिर लेकर आएगी, ऑक्सीजन भी लेकर आएगा, वही रुधिर भोजन भी लेकर आएगा। मान लो यहाँ पे हमें चोट लग गया, यहाँ पे मान लो हमें कट हो गया, तो अब अलग से तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, तो वही रुधिर प्लेटलेट्स वगैरह इसमें क्या रहता है, लिम्फेटिक ऑर्गन वगैरह रहते हैं, क्या करेंगे, एक्टिवेट होके तुरंत हमें क्या करेंगे, बंद करने का काम करेंगे, बचाएंगे। तो मानव शरीर में पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन संभालता है, तो आपका हृदय मेन है। और रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे क्या ले जाती हैं, भोजन को ले जाती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं, अवशिष्ट पदार्थों को ले जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में आ जाता है। जैसे देखो यही हम बताएं कि यहाँ एलवीआई है, एक अंदर क्या होगा, रुधिर कणिकाओं में आ गया, और रुधिर कणिकाओं जब आता है यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन नामक टेम्पो होता है। जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, आपके फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन क्या होगा, क्षण गया, आपके खून में आ गया। अब वहां पे कोई तो चीज होना चाहिए उसे जाने के लिए, तो यहाँ पे होता है हीमोग्लोबिन नाम का एक क्या होता है, आटो मान लो या साइकिल मान लो, इसी के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, एचबीओ मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो इस पे बैठ के आपके शरीर कोशिकाओं तक चला जाएगा। फिर देख लो, फिर यही एचबीओ कोशिका से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा,
तो यही बन जाएगा डी ऑक्सीजन ट्रिपलेट। ऑक्सीजन ट्रिपलेट मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, डी ऑक्सीजन ट्रिपलेट मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो। तो हम आपको अभी बता रहे थे जीवप्राक्रम। जीवप्राक्रम जैसे हम देखिए रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन, जब बंद करके काम करो। देखो क्विक रिवीजन में क्या है कि जैसे देखिए नहीं बैठ रहे हो, क्विक रिवीजन में जैसे देखिए जैसे हमने आपसे बताया जीवप्राक्रम। जीवप्राक्रम क्या है? जीवन की सभी क्रियाओं को अनुसरण रूप से कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जो सम्मिलित होकर अनुसरण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीवप्राक्रम कहते हैं। जीवप्राक्रम में हमने आपको बताया पाचन। पाचन क्यों जरूरी है? कि आपको शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या करना है? पाचन जरूरी है। जब आपने पाचन कर लिया तो भाई उस भोजन को ऊर्जा को जलाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। मान लीजिए आपने लकड़ी एकत्रित कर लिया, जलाने के लिए माचिस चाहिए, तो आप श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। पर पौधों में उल्टा होता है। पौधों में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। ये चीज आपको दिखाएं। अब देखो परिवहन, मानव में परिवहन का काम कौन करता है? रुधिर करता है। हृदय, हृदय क्या करता है? पंप होता है। और रुधिर क्या करता है? परिवहन का काम करता है। अब पौधों में परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम, जाइलम क्या करता है? जल और मिनरल का करता है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। अब देखो श्वसन, आपको उम्मीद है पाचन समझ में आ गया, श्वसन समझ में आ गया होगा, परिवहन समझ में आ गया और जीवप्राक्रम समझ में आ गया। अब अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, उत्सर्जन बताया जाएगा, जनन बताया जाएगा, और आप नहीं लिख पाए हो तो लिखा भी देंगे ना।